त्रिपुरा में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भी चुनाव के बाद हिंसा जारी है और माकपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन पर बीजेपी समर्थकों का हमला हो रहा है। परिजन का आरोप था कि मेरा भाई उस समय घर नहीं था और वो बाहर गया हुआ था। मैं अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर आई हुई थी, तभी पड़ोसी स्वप्न दास, अमरेश दास ने हमारे घर को जला दिया। उन्होंने हमें पीटा, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बच्चे को भी पीटा। मैंने उनसे कहा कि मेरा भाई घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और वो बच्चे और महिलाओं को पीटते रहे। वहीं ऐसी एक और घटना में कुछ बदमाशों ने माकपा समर्थन की दुकान पर हमला बोल दिया और बदमाशों ने पहचान छुपाने के लिए हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश किया और दुकान में हंगामा किया। इसी के साथ मालिक की पिटाई भी की। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन ने एक बार फिर भारतीय राष्ट्र समिति पर निशाना साधा। तेलंगाना सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के वक्त सोते रहने जैसी टिप्पणी के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में राज्यपाल का उस तरह से सम्मान नहीं किया जाता जिस तरह किया जाना चाहिए। राजभवन और महिलाओं का अपमान करने वालों को बीआरएस उच्च पद देती है। राज्यपाल ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा विधान परिषद सदस्य पी कौशिक रेड्डी की ओर था, जिन्हें सीएम केसीआर ने सरकारी विप नियुक्त किया है। राज्यपाल टी सुंदरराजन ने यह भी कहा कि उनकी व्यक्तिगत तौर पर सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई पीड़िता मेरे पास आती है तो मैं उसके साथ हूं। दरअसल 26 जनवरी को कौशिक रेड्डी ने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजे गए विधेयकों पर सहमति नहीं देने पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और कहा था, राज्यपाल तमिलिसाई ने राजभवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम से दूर रहने वाली राज्य की महिला मंत्रियों और अधिकारियों पर भी कटाक्ष किया। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर जारी है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए यह आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी किसानों से वादा किया था कि उनके 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। इस घोषणा को 15 साल बीत गए, लेकिन आज तक आपने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। उल्टा मेरी सरकार ने किसान कर्जा माफी की, उसे भी आपने बंद करवा दिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया, उल्टा उन्हीं से सवाल कर डाला कि कमलनाथ जी पहले ये बताएं कि आहार अनुदान योजना के रूप में जो मैं अत्यंत पिछड़ी जनजाति बहनों को 1,000 रुपये देता था, उसे क्यों छीना। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच आरोपों का दौर जारी है और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। बिहार में राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी के एक दिन बाद सीबीआई की टीम दिल्ली पहुंची। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम मीसा भारती के आवास पर पहुंची। ये टीम मीसा भारती के आवास पर सुबह 10 बजे के बाद पहुंची। इस दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में कई सवाल दागे। सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने उनसे 2 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की। सीबीआई की पूरी टीम इस दौरान लगातार लालू की बेटी मीसा के घर पर मौजूद रही। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। इससे पहले 6 मार्च को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने दबिश दी। सीबीआई की 3 गाड़ियां सुबह सुबह ही राबड़ी के घर छापेमारी के लिए पहुंची। दरअसल सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर छापा मारा। सीबीआई राबड़ी से मामले से जुड़े सवाल कर रही है। जमीन के बदले नौकरी देने के इस मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि सीबीआई की ये कार्रवाई जमीन के बदले नौकरी के मामले से जुड़ी हुई है। आरोप है कि 2004 से 2009 के अवधि के दौरान लालू यादव ने रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले कैंडिडेट से जमीन ली थी। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर यह जमीन ली थी और आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर पर भारत की प्रगति के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही और फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर देश के बैंकिंग सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली है और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगह अपेक्षा ने ले ली है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता हुआ सितारा कहा जा रहा है और देश आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। 2021-22 में अब तक का सबसे ज्यादा FDI देश को प्राप्त हुआ है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। PLI स्कीम का लाभ उठाने के लिए लगातार एप्लीकेशन आ रही है। हम ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। जो बैंकिंग रुपए और यूपीआई को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ कम लागत और अत्यधिक सुरक्षित टेक्नोलॉजी भर नहीं है, बल्कि ये दुनिया में हमारी पहचान है। आ गई है। इसलिए अंत में पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता मिशन पर कहा कि देश में एक अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत के पास ऐसे टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेटर्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को शीर्ष पर पहुंचा सकते हैं। ये बातें पीएम मोदी ने केंद्र के बजट के बाद पोस्ट बजट वेबिनार में कही, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि संबंधित विभागों के साथ जनता भी केंद्र के बजट को समझ पाए। 13 साल बाद एक बार फिर से बिहारी मजदूर मुश्किल में है। उन्हें सरेराह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, शहर छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। इस बार ये दर्द मिला है दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से। वहां के चेन्नई और आसपास के कुछ शहरों में काम करने गए बिहारी मजदूरों पर स्थानीय लोगों की तरफ से हिंसक वार किए जा रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले की फिलहाल शुरुआती जांच की जा रही है। इस घटना ने 2010 का वो घाव ताजा कर दिया है जो महाराष्ट्र में मिला था। उस दौरान वहां के दो राजनीतिक दलों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से हिंदी भाषियों को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ी थी। लेकिन तमिलनाडु मामले में जहां एक तरफ तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ये दावा कर रहे हैं कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो फर्जी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में उत्तर भारत के मजदूरों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बीच राज्य सरकार के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। तमिलनाडु श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री सीवी गणेशन ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उत्तर भारत के मजदूरों पर हमला किया जा रहा है। तमिलनाडु शांति के लिए जाना जाता है और ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रवासी मजदूरों पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर बिहार सरकार की 4 सदस्यीय टीम 11 मार्च को तमिलनाडु का दौरा करेगी। टीम स्थिति का जायजा लेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दौरे के बाद एक रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली तो मैंने अधिकारियों से मामले के बारे में जानकारी निकालने को कहा। कल टीम भेजने के लिए बोला गया है, वो टीम जा रही है और एक एक चीज देखेगी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले का एक्शन लगातार जारी है। 4 मार्च को भी बुलडोजर से अतीक अहमद के करीबियों के घरों को तोड़ा जाएगा। सरकारी अमले ने
3 मार्च को ही माफिया अतीक अहमद के मददगार कहे जाने वाले माशूक उद्दीन के आलीशान आशियाने को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर असरौल इलाके में 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये आलीशान मकान तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। माशूक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 24 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि माशूक माफिया अतीक अहमद का करीबी है और उसके गिरोह को फंडिंग का काम करता था। माशूक अहमद ग्राम प्रधान भी रह चुका है। सरकारी अमले ने 3 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन से एक आलीशान मकान को करीब 2.25 घंटे में मलबे में तब्दील कर दिया। ये आलीशान मकान हाल ही में बनाया गया था और अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। 12 मार्च को गृह प्रवेश की तैयारी थी। आरोप है कि माशूक ने विकास प्राधिकरण से मंजूरी लिए बिना ही इस मकान का निर्माण किया था। इसका नक्शा पास नहीं करवाया गया था। हालांकि नक्शे के लिए आवेदन जरूर किया गया था, लेकिन प्राधिकरण ने उसे नामंजूर कर दिया था। प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक पड़ोस में ही एयरफोर्स का ट्रांसमिशन और रडार स्टेशन है। इस वजह से एयरफोर्स ने इस मकान के निर्माण पर आपत्ति की थी, जिसके चलते माशूक के आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस हत्या की वजह भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि धूमनगंज में करोड़ों की जमीन के एवज में उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी थी। आपको बता दें कि 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक के 4 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। इनमें खालिद जफर वही शख्स था जो असलों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। उमेश पाल को धमकाते हुए अतीक के गुर्गों ने कहा था कि अतीक भाई का आदेश है कि पहले 1 करोड़ दे दो, वरना इस जमीन को भूल जाओ। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मारा जाएगा। उमेश पाल ने रंगदारी देने के बजाय एफआईआर दर्ज करवाई थी। इससे साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद नाराज हो गया था। उमेश पाल की इस नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल में मिलने गए थे और वहीं से उन्हें उमेश पाल की हत्या का इशारा मिल गया था। 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य कारण उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर की हत्या के मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बाहुबली अतीक अहमद के करीबी मसूकुद्दीन के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मऊ में मुख्तार अंसारी के भाई के घर भी जेसीबी एक्शन के लिए पहुंची। हालांकि सरेआम बम और गोली चलाने वाले गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं।